नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के जूनियर ऑडिटर एग्ज़ाम 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। यह एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इस एग्ज़ाम में टोटल 170 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का है। इस तरह से यह एग्ज़ाम 85 मार्क्स का है। इस वीडियो में मैं केवल जीके के क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा। जो जीके के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं, वही डिस्कस करूंगा। और अगर आप ये पूरा एग्ज़ाम देखना चाहते हैं, पूरा सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं, तो या फिर इस पेपर को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप hpgkmocktest.com हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं वो है 121वें क्वेश्चन से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट जो 121वां क्वेश्चन है वो है द वर्ड आर्यन मीन्स। आर्यन शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ऑफ गुड फैमिली। आर्यन शब्द का अर्थ है जो गुड फैमिली को बिलोंग करता है, अच्छे कुटुंब का। ठीक है जी। अब जो आर्यन लोग थे ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे चरागाहों की खोज में, और ये एक ग्रामीण सभ्यता को इन्होंने विकसित किया था इंडिया में। इनसे पहले जो लोग इंडिया में रह रहे थे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है जिसे, या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो ये भी आप एक डिफरेंस याद रखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि आर्यन जो लोग थे इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी। ऐसा भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वर द रूलर्स ऑफ मगधा। जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, तो मगध प्रदेश था जो इंडिया का, वहाँ पर किसका राज था? मगध जो प्रदेश था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और मगध एक काफ़ी प्रॉस्पेरस जो था राज्य था इंडिया का उस टाइम पर। तो यहाँ पर जो राज था वो नंद वंश का था, ये याद रखें। नंद वंश में भी अगर हम स्पेसिफिक राजा की बात करें तो धनानंद का शासन था। यहाँ पर धनानंद का शासन था, और धनानंद जो था इसने चाणक्य को बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल दिया था। इसलिए जब 326 बीसी में सिकंदर ने आक्रमण किया था इंडिया पर, तो जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देकर इन्होंने धनानंद को हरा दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कायम किया था मगध में, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता एक महाकाव्य है संस्कृत का। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर अश्वघोष है। अश्वघोष जो है वो राजा कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। तो इन्होंने महाकाव्य लिखा है बौद्ध चरित। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेसिटी। जो गुप्ता डायनेसिटी थी, गुप्त वंश था, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। गुप्त डायनेस्टी के बारे में भी दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। ये इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। ठीक है जी। जो लार्जेस्ट आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की सल्तनत काल में, और उसे स्टेट के द्वारा पे किया जाता था, वो किसने क्रिएट की थी? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल से भी कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। मोटे मोटे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर वाज डिसिपल ऑफ। कबीर किसके शिष्य थे? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है रामानंद। ये जितने भी भक्त रहे हैं, भक्त हुए हैं हाँ हिस्ट्री में, उनके बारे में भी आप मोटा मोटा सा पढ़ के रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे पेपर में यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल एम्पर वाज। ठीक है जी। नादिर शाह जो था उसने जब अटैक किया था दिल्ली पर 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पर मुगल एम्पर कौन था दिल्ली का? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो ग्रैंडसन था औरंगज़ेब का, और मोहम्मद शाह जो था वो लास्ट सम्राट था, मुगल सम्राट, जो कि पीकॉक थ्रोन तख्ते ताउस पर बैठा था। और इसी से जो है कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह छीन कर ले गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इशूड फरमान ग्रंटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिश। ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी
अंग्रेज़ों को किसने दे दी थी? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है शाह आलम टू। शाह आलम टू जो है मुग़ल सम्राट था और मुग़ल सम्राट ने 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ठीक है, ये याद रखें कि कौन कौन सी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंस्पिरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट? ठीक है जी, यंग बंगाल मूवमेंट जो थी उसके प्रेरक कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट जो थी इसके जो प्रेरक थे वो थे हेनरी विवियन डिरोजियो। राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे और इनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित थे। असल में ये जो हैं मॉडर्न विचारों में अ, विश्वास रखते थे और जो भी हमारे ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी विचारधारा थी उसका विरोध करते थे। तो इन लोगों को यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता था। हालांकि हेनरी विवियन डिरोजियो काफ़ी छोटी उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जैसे कौन था प्रेसिडेंट? ठीक है जी, तो जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम पर लॉर्ड डफरिन जो थे वो इंडिया के वाइसराय थे और WC बैनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है जी, और AO हयूम जो हैं उनके दिमाग में ये विचार आया था कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाए। ठीक है जी, और जब ये इनके दिमाग में विचार आया था तो उस टाइम पर ये शिमला के रोथनी कैसल में थे। तो ये मोटे मोटे इवेंट रहे हैं, इनके बारे में ज़रूर आप पढ़ के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस तरह की जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने जो भी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लें, उनको याद कर लें। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनके आंसर की के हिसाब से। हालांकि ये चेंज होता रहता है, आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं लगातार अमेंडमेंट्स के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द? ठीक है, सिक्किम को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1975 में 36वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया था, सिक्किम का विलय इंडिया में कर लिया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये याद रखिएगा। सारी कुछ मोटी मोटी जो स्टेट्स जो हैं अलग बनी थी उनके बारे में भी आप याद रखिए। हिमाचल कब बना, हरियाणा, नागालैंड, तो वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखें, जो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट्स के फॉर्मेशन के बारे में या इंटीग्रेशन के बारे में, तो वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 3 तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो है हमारा चैप्टर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के रखें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाकर कि अगर आपको ये आपका राइट नहीं मिल रहा है, इक्वल पे आपको इक्वल वर्क के लिए नहीं मिल रही है, तो आप इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। ये राज्य राज्य की विल पर डिपेंड करता है कि वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाए या नहीं। जैसे कि हमारा पंचायती राज सिस्टम जो है वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, लेकिन उस चीज़ को एनफोर्स कर दिया है राज्य ने, स्टेट ने। ठीक है, सरकारों ने। लेकिन जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये जो अभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही है। तो ये आप याद रखें सारी चीज़ें, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप याद रखें कि प्रेसिडेंट को जब भी प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो करी हो प्रेसिडेंट ने, तभी उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। तो ये कौन चला सकता है महाभियोग? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है संसद के दोनों सदन। इसमें आर्टिकल 61 में पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होगा प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो ये भी आप पढ़ लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जा सकता है ये भी आप पढ़ लें। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों में हटाया जाता है और 14 दिन का पीरियड दिया जाता है प्रेसिडेंट को। पहले एक नोटिस सर्व किया जाता है प्रेसिडेंट को, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से उनको पास किया जाता है। ठीक है, जो नोटिस होता है, जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, एक हाउस में फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सेकंड हाउस में। अगर सेकंड हाउस में भी वो पास हो जाए, ठीक है, तो मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच कर दिया गया है, प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार जो 1962 में हुई थी, उस टाइम पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की प्रोसीडिंग्स में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें राइट ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, यानी कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन ये किसी भी तरह की वोटिंग वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें कि अटॉर्नी जनरल कब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं। ठीक है जी, ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप ज़रूर पढ़ के रखें। जो भी इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशंस इस तरह के है, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल या मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन। ठीक है जी, भारत का जो संविधान है उसमें एडहॉक जजेस कहाँ कहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ज़िला और सेशन कोर्ट, सभी कोर्ट्स में जो है एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ के रखें, कितने यहाँ पर जजेस हैं। ठीक है जी, कब कब कौन फर्स्ट जज था और कितने हाई कोर्ट हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मोटी मोटी सी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा ज़िला और सेशन कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है। तो जब भी ये जज सिविल केसेस की सुनवाई कर रहे होते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कह दिया जाता है, और जब वो क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहे हैं तब उनको सेशन जज कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है 5.517। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, अर्थ के बारे में भी आप मोटी मोटी सी चीज़ें पढ़ के रखें, अर्थ की क्रस्ट के बारे में, ठीक है, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ठीक है, जितने भी आपके एटमॉस्फेरिक घटनाएं हो रही हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिरोजेनिक मूवमेंट गिव राइज टू। एपिरोजेनिक मूवमेंट है जो भी अर्थ की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, ठीक है जी, उसे एपिरोजेनिक मूवमेंट बोल देते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फोल्डेड माउंटेन्स। जब भी अर्थ की कोई भी मूवमेंट होती है तो वो इस तरह से फोल्डेड माउंटेन्स को पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। ठीक है, जो भी हमारा ज्वार उत्पन्न होता है वो ग्रेविटेशनल पुल, किसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पैदा होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, चंद्र और सूरज। हालांकि इसमें सूरज का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत कम रहता है, मेनली चंद्रमा का ही ग्रेविटेशनल पुल रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो आप इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ के रखें, एटलस में आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अफ्रीका को जो यूरोप से स्टेट अलग करती है वो आपकी है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल नीनो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल नीनो क्या चीज़ है? आल नीनो एक वार्म वाटर करंट है, ठीक है जी, ओशनिक करंट है जो कि गर्म होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। ये जो है पैसिफिक ओशन में ही चलता है। ठीक है जी, पैसिफिक ओशन में, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट में, पेरू वगैरह के आसपास ये चलता है।
और ये इम्पॉर्टेंट इंडिया में इसलिए कि जब भी एल नीनो अपीयर होता है तब इंडिया में सूखा पड़ता है, मानसून जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जितना भी आपका साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पर सूखे जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और आग वगैरह की घटनाएं भी उस टाइम पर नोटिस की जाती हैं, जंगल वगैरह में ज़्यादा आग लगती है। तो अल नीनो जो है ये आप फिंगर टिप्स पर अपना याद रखें कि क्या चीज़ है, ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ता है। ये ज़रूर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ठीक है जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, इक्वेटर, इन चीज़ों के बारे में आप याद रखें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए याद रखें क्योंकि ये इंडिया से भी गुजरता है, ठीक है जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में किस टाइम पर सूरज जो है बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ये सारी डेट्स आप याद रखें। तो इसमें जो है टोटल 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेट से गुजरता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, झारखंड। ये जो स्टेट्स हैं वो उनमें से झारखंड में से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाकी की 7 स्टेट्स भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक प्लेटू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। अमरकंटक प्लेटू जो है ये हमारा सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। तो नर्मदा रिवर जो है ये एक रिफ्ट वैली में बनी हुई है रिवर, ठीक है जी। किन किन घाटियों के बीच में ये जो है नदी है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है हमारा अरेबियन सी में जाकर गिरती है नदी, नर्मदा नदी, ये पूछ लिया जाता है। और ये जो है वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर बहुत कम है, नर्मदा है, ताप्ती है, और नर्मदा पर ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये आप याद रखें। स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है वहाँ उसकी कितनी हाइट है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल। नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का, तो इसमें राइट ऑप्शन है गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिखाई नहीं देता है और ये गंगा नदी में रहती है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज मानी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं, उसमें बताना है कि मोस्ट इलास्टिक कौन सी है। तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टील। स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। यहाँ पर इलास्टिक एक्चुअल में उस चीज़ को बोला जाता है, मान लीजिए 1 मीटर लंबी आपके पास रबड़ है और 1 मीटर लंबी ही सेम क्रॉस सेक्शनल का आपके पास स्टील है। जब उनको सेम सेम स्ट्रेस के साथ, सेम फोर्स के साथ अगर खींचा जाता है तो जो रबड़ है वो ज़्यादा लंबी खींची जाएगी, उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा पैदा हो जाएगी, लेकिन स्टील में जो है डिफॉर्मेशन कम पैदा होगी। तो जिस चीज़ में कम डिफॉर्मेशन पैदा होगी सेम फोर्स लगाने पर, वो चीज़ ज़्यादा इलास्टिक मानी जाती है। तो ये याद रखें, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स के फॉर्मूले के बेस्ड पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू, ठीक है जी। इको क्यों प्रोड्यूस होती है, इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से इको जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। जैसे हम पहाड़ियों में अगर बोलें तो हमें दूसरी बार अपनी आवाज़ सामने से सुनाई देती है। तो इको के बेस पर कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं, डॉपलर रडार वगैरह, वो चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिग्मेटिज्म फॉर अ ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, ठीक है जी। एस्टिग्मेटिज्म जो ह्यूमन आई का दृष्टि दोष है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल लेंस लगाकर, ठीक। इसमें निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, सभी दोष शामिल हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह के लेंस यूज़ होते हैं निकट दृष्टि दोष में या दूरदृष्टि दोष में, या फिर इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि मायोपिया क्या है, इस तरह से। तो ये आप याद रखिए, इन दृष्टि दोष के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। नीचे एसिड बताए गए, उनमें पूछा गया वीक एसिड कौन सा है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो भी हमारे खट्टे फल हैं, ठीक है, उन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी होता है जिन भी फलों में, ठीक है, तो उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये मतलब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, और इसका जो आप फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला भी याद रखिएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा है। अगर सोडियम कार्बोनेट होगा तो वो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जब भी बाई कार्बोनेट आ गया वो जो है वो बेकिंग सोडा हो जाता है, और जब ये बेकिंग सोडा है ये एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ठीक करता है, ये हम खाने में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क शुगर इज़, शुगर्स के बारे में, शुगर्स के अलग अलग नाम हैं, उनके बारे में आप याद रखें। ठीक है जी, जैसे फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज है, तो यहाँ पर मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज होता है, लैक्टोज आप याद रखें। यहाँ पर शुगर के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अलग अलग शुगर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वायरस डिस्ट्रॉयज, HIV वायरस क्या डिस्ट्रॉय करता है? इसमें राइट ऑप्शन है T4 लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, HIV वायरस है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री इज, सबसे लंबा जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? ठीक है, वृक्ष कौन सा है? ये है यूकलिप्टिस, यूकलिप्टिस यानी कि जो सफ़ेदा भी होता है, जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी, यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ डाटा इज इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। नेक्स्ट भी आपका जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। उसके आगे जो आपका 157 क्वेश्चन है ये आपका करंट इवेंट से पूछा गया है। अब इस टाइम पर ये 2020 में रिलेवेंट नहीं है। 158 क्वेश्चन है, ये भी करंट इवेंट से पूछा गया है, ये भी अभी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, 159 जो क्वेश्चन है ये भी आपका करंट इवेंट्स का, ये भी अब रिलेवेंट नहीं है। इसी तरह से 160 क्वेश्चन भी प्रेजेंट में अभी रिलेवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 161, ये है बड़ा शिगड़ी क्या है? शिगड़ी जो है वो ग्लेशियर को कहा जाता है। ठीक है, और जो बड़ा शिगड़ी है ये एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये लाहौल स्पीति में है। ये आप याद रखें कहाँ पर है। नाको लेक, लेक्स जितनी भी आपकी हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नाको लेक कहाँ पर है? नाको लेक किन्नौर में है। ठीक है जी, और ये सर्दियों में जम जाती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बार बार। तो ये कुछ सेंचुरीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट 5-7 सेंचुरीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ लें। ये कुल्लू में है। और जितने हमारे नेशनल पार्क हैं उनके बारे में आप पढ़ लें, 5 नेशनल पार्क हैं, वो कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। गौ अभ्यारण्य बनाए गए हैं वो आप याद रख लें कहाँ कहाँ बने हैं। इसी तरह से हमारी सबसे बड़ी नेचुरल लेक कहाँ पर है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कहाँ पर है, वो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। ये चीज़ें 2-4 आप यहाँ पर ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ HP वाज, तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश का कौन था? तो इसमें राइट ऑप्शन है मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ऑप्शन ए। तो जब 1950 में 1951-52 में जो है हिमाचल प्रदेश को पार्ट C स्टेट बना दिया गया था, तो ये आ गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर। जो फर्स्ट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उससे पहले जो था ये हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर स्टेट था। ठीक है जी, तो पहले चीफ कमिश्नर कौन थे वो आप याद रखें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए हैं। तो ये इस तरह से 50 के आसपास हिंदी इंग्लिश और कुछ मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन डालकर GK के क्वेश्चन ये बनते हैं। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। पूरा पेपर आपने पढ़ना है तो आपको मैंने बता दिया है कि आप वेबसाइट पर जाकर HPG के मॉक टेस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपने किसी और पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको प्रैक्टिस पेपर भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।